Should we start? Okay. So कल हमने क्या देख लिया था? We just had a normal introduction about the chapter, which was blood. ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. ठीक है, तो हम आज प्रॉपर इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे. तो वी हैव सीन अबाउट दिस थिंग, लाइक कौन सी वेन्स, ब्लड आर्टरीज क्या करती है, वेन्स क्या करती है, डिफरेंस हमने दोनों में पता कर लिया था. वी हैड आल्सो सीन द एक्सेप्शंस, कि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं उनमें. दैट ये ऑल सब पूरा क्लियर होगा जब हम आज हार्ट का फंक्शनिंग देखेंगे ना, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, तो वहां पर ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी. देन वी वर स्टडिंग अबाउट द नॉर्मल इंट्रोडक्शन अबाउट द ब्लड, कि ब्लड में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या कंपोजिशन होता है, प्लाज्मा का क्या क्या पार्ट है, एंड क्या क्या चीज होता है. ये सब हमने कल देखा था. वी हैड सीन द आरबीसीज, वी हैड सीन द डब्ल्यूबीसीज, वी हैड सीन द प्लेटलेट्स. ठीक है, क्या फंक्शन होता है, क्या होता है, एंड एवरीथिंग. ओके. तो अभी हमने सब देखा है. तो ये बेसिक एक है इंट्रोडक्शन. ये चीज आपने ऑलरेडी की हुई है, बट ये डेफिनेटली वी कैन डू इट once more. So जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, इट इज डिफाइंड एज एन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम. ठीक है, और ये दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल. ब्लड ग्रुप है हमारा, जो भी ब्लड ग्रुप सिस्टम है हमारा, इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ योर मल्टीपल एलिलिज्म, की बहुत सारे अलील एक स्पेसिफिक फंक्शन डिनोट कर रहे हैं, है ना. यूजुअली क्या होता है, अगर एक जीन है तो उसके दो अलील होते हैं. तो टू अलील्स इज डिफाइन अ पर्टिकुलर फेनोमेनन स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. दो ही अलील होते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, या फिर दोनों डोमिनेंट या फिर दोनों रिसेसिव, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन दिखाते हैं. बट नहीं, ब्लड के केस में क्या होता है, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ अलील्स. वी हैव ए, वी हैव बी एंड वी हैव आई ओ. तो इनको डिनोट हम कैसे करते हैं, आई ए से, आई बी से एंड आई ओ से. ठीक है, इसमें जो आई ए और बी होता है, ए एंड बी इज डोमिनेंट एंड ओ इज योर रिसेसिव वन. ओ इज योर रिसेसिव वन. और एक इंडिविजुअल ना दो ही अलील्स ले सकता है, दो अलील से ज्यादा नहीं ले सकता. एक इंडिविजुअल दो ही अलील ले सकता है. मतलब अगर कोई ब्लड ग्रुप बन रहा है तो वो इन्हीं कॉम्बिनेशन से बनेगा, आई ए आई बी, या फिर आई ए बी आई ओ, आई आई बी आई ओ, ऐसे कॉम्बिनेशन. तो वो कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं वो देखो. या तो आपका हो सकता है दोनों अलील आई ए, दैट इज होमोजाइगस कंडीशन, योर ब्लड ग्रुप विल बी ए. देन यू हैव वन कंडीशन विच इज आई ए आई ओ, ओ इज योर रिसेसिव वन. तो जो फिनोमिनन जो शो होगा, जो फिनोटाइप शो होगा, यानी जो ब्लड ग्रुप आपका आएगा, दैट विल बी योर ब्लड ग्रुप ए. बट ये ब्लड ग्रुप आपका हेट्रोजाइगस होगा. अगेन सेम थिंग विद बी. अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है, आई बी है, आपके दोनों आई बी वाले जी एलील्स हैं, तो आपका ब्लड ग्रुप होगा बी एंड आप होमोजाइगस कंडीशन होगी ये. आई बी आई ओ विल आल्सो गिव अ ब्लड ग्रुप व्हिच इज बी, और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी. देन वी हैव आई ए आई बी. अब ये दोनों डोमिनेंट है, एज यू नो आई ए आई बी दोनों डोमिनेंट है. तो भाई ये ब्लड ग्रुप आपका आ जाएगा ए बी. और ये एक एग्जांपल है को डोमिनेंस का, कि दो अलील्स एक साथ कैसे डोमिनेट करते हैं और फिनोमिनन क्या निकल के आता है. तो आई ए आई बी हुआ तो ए बी आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा. को डोमिनेंस इसको हम बोलते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप इसका एग्जांपल है. देन अगर हमारे पास दोनों ही रिसेसिव है, आई ओ, ठीक है, आई ओ दैट इज योर रिसेसिव इज अपना ब्लड ग्रुप इज ओ, ब्लड ग्रुप यहाँ पे हो जाएगा ओ, दोनों रिसेसिव ही होंगे. ठीक है, आर यू एबल टू हेयर मी? ये चीज आपको समझ में आई? कॉम्बिनेशन हमने देखे हैं सिर्फ, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. कॉम्बिनेशन डिटेल तो आ गया है इसके, कॉम्बिनेशन समझ में आ गया ना. ठीक है, तो अगर आप जेनेटिक टाइप्स देखोगे ना, तो 6 जेनेटिक टाइप मिलते हैं. बट वो 6 जेनेटिक टाइप 4 टाइप के ही फिनोटाइप देते हैं. 4 टाइप के ब्लड ग्रुप आपके पास हो सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ. ठीक है, बट आप जेनेटिक कॉम्बिनेशन देखोगे तो 6 कॉम्बिनेशन हो जाता है. क्यों? बिकॉज आई ए आई ओ भी एक ही, आई ए आई ओ भी एक ही ब्लड ग्रुप देता है, और आई बी आई ओ भी एक ही ब्लड ग्रुप देता है. ये दो एडिशन हो जाती है, बिकॉज आई ओ रिसेसिव है. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे यार ये होता कैसे है सिस्टम, ब्लड ग्रुप का जो सिस्टम है ये होता कैसे है. ओके, अब इसमें आपको बहुत ही सिंपल चीज ध्यान रखनी है. अगर हम ब्लड की बात कर रहे हैं, ब्लड की बात कर रहे हैं, तो उसमें दो चीज है. वैसे तो बहुत चीजें, बट दो मेजर चीज है. वन इज योर प्लाज्मा एंड अदर इज योर आरबीसीज. डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स भी है, बट डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का ब्लड ग्रुप डिफाइन करने में आपका कोई हाथ नहीं होता. ओके, तो देखो ये होता कैसे है. आपका जो ब्लड का प्लाज्मा होता है, आपका जो आरबीसी होगा ना, आपका आरबीसी ब्लड, आपका जो ब्लड का आरबीसी होगा, इट विल हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन. ठीक है, इट विल हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन. ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्ट करते हैं. ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्ट करते हैं. ऐसा क्या होता है कि जैसे ही अगर कोई एंटीजन या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, तो ये जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड है ये इस पे अटैक कर देगा. ठीक है, ओके, अब देखो होता क्या है. तो जो आरबीसीज होते हैं उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे एंटीजन,
और जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा यानी जो लिक्विड फॉर्म है, प्लाज्मा समझ रहे हो ना, प्लाज्मा क्या है ब्लड का, जो जिसके अंदर ये आरबीसीज वगैरह फ्लोट कर रहे हैं, तो जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडीज। सो देखो, अगर हम ब्लड ग्रुप ए की बात कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, आई ए और आई ओ, ये कॉम्बिनेशन उसका हो सकता है। बट आरबीसीज जो प्रेजेंट होगा, आरबीसी के ऊपर अगर आप एंटीजन चेक करो क्या है, तो एंटीजन हमेशा ए ही होगा, आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए होगा। अब एंटीजन इसके पास ए है, तो ए उसका एंटीजन इज इटसेल्फ, तो इसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा भाई, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्यों नहीं बनाएगा ये? बिकॉज ये उसको पता है ये मेरा सेल्फ है, मेरे जो बॉडी का ब्लड ग्रुप है ये ए ही है, तो इस एंटीजन के अगेंस्ट ये कभी भी एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा। ये एंटीबॉडीज कौन से एंटीजन के अगेंस्ट बनाएगा? बी के अगेंस्ट। ये बोलेगा ब्लड ग्रुप मेरा तो ब्लड ग्रुप ही ए है, मैं इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्यों बनाऊं, है ना, मेरा तो ब्लड ग्रुप ही है, ये उसका सेल्फ है, तो वो सेल्फ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ये लोग, जो एंटीबॉडीज है ना, बॉडी हमारी सेल्फ को अंडरस्टैंड कर लेती कि यार हमारे ब्लड, हमारे आरबीसीज पे एंटीजन ए है, मतलब वो हमारा सेल्फ है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज में क्यों बनाऊं, अपने ही ब्लड को थोड़ी मैं मारूंगी, ऐसा नहीं होता। तो इसका जो प्लाज्मा होगा, अब इसके पास बिकॉज एंटीजन ए है, तो इसका प्लाज्मा विल डेफिनेटली हैव एन एंटीबॉडीज बी, ठीक है, इसके पास एंटीबॉडीज हमेशा होंगी, इसके पास एंटीबॉडी होगी बी, ठीक है, ये प्रॉपर हम आप कभी भी देख सकते हैं। तो अगर आपके पास ब्लड ग्रुप ए है और आपके उस ब्लड ग्रुप ए है, तो आपके आरबीसीज के ऊपर एंटीजन होगी ए, और आपके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी बी के अगेंस्ट। सो अगर बाई चांस आपके अंदर एंटीबॉडीज बी, आपके अंदर अगर बी ग्रुप का ये डाल दिया हमने, बी ग्रुप का ब्लड हमने डाला, तो क्या होगा, आपके इसके अंदर आ जाएंगे आरबीसी आएंगे जिसके ऊपर एंटीजन बी प्रेजेंट होगा। ब्लड ग्रुप जब आप बी डालोगे, ब्लड ग्रुप जब आप बी डालोगे, ठीक है, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ ब्लड ग्रुप बी में क्या होगा, चलो पहले वो देख लो ताकि ये क्लियर हो जाएगा। तो ब्लड ग्रुप बी अगर आप लेते हो तो उसके अंदर आई ए, ये आई बी होना चाहिए, आई बी एंड आई बी होगा। तो इसमें जो आरबीसी होंगे उसके ऊपर एंटीजन जो प्रेजेंट होगा सेल्फ का काउंट, बिकॉज ब्लड ग्रुप बी है, तो सेल्फ वो सेल्फ को अंडरस्टैंड कर लेगा, वो बोलेगा कि भाई मेरा जो एंटीजन है वो बी है, इसके अगेंस्ट मुझे एंटीबॉडी नहीं बनानी है। तो अगर इसके खुद के पास एंटीजन बी है, तो ये एंटीबॉडीज किसकी रखेगा, ए की रखेगा, ए की एंटीबॉडीज इसके अंदर प्रेजेंट होगी, वेरी सिंपल। अब क्या होगा देखो, मान लो हमने यार इसको बी का ब्लड दे दिया, आपने बी का ब्लड दिया, दैट मींस आपने आरबीसीज भी दी, आपने प्लाज्मा भी दिया, आपने व्हाइट ब्लड भी दिया, पूरा ब्लड जो एज अ होल जाता है ना। अभी नाउ एट प्रेजेंट वी हैव टेक्नोलॉजीज कि हमको सिर्फ प्लेटलेट्स भेजना है तो हम सिर्फ प्लेटलेट्स भेजेंगे, हमको सिर्फ आरबीसी भेजना है तो हम आरबीसी भेजेंगे, बट इन जनरल जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो पूरा सेट का सेट जाता है, मतलब ये पूरा ब्लड जाता है, एज इन आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड एवरीथिंग, ये सब जाता है एक साथ। मान लो भाई ए वाला ब्लड ग्रुप इंसान है, इसके पास एंटीजन ए है, एंटीबॉडीज बी है, आपने इसके अंदर ब्लड 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 बी बी का ब्लड ग्रुप डाल दिया, बी का ब्लड डाल दिया, तो बी का जब आप ब्लड डालोगे तो बी के पास देखो एंटीजन, उसके आरबीसीज के ऊपर एंटीजन होंगे बी और उसके पास एंटीबॉडीज होगा ए। अब जैसे ही ये आप बी इसके अंदर डालोगे तो इसके अंदर भी ये वाला आरबीसी आ जाएगा, इसके अंदर ये आरबीसी आ जाएगा जिसके ऊपर एंटीजन कौन सा है, बी का है। बट जैसे ही हमारा एंटीबॉडी देखेगा, बी एंटीबॉडी देखेगा कि भाई ये तो बी का एंटीजन हमारी बॉडी में आया है, बी का कोई फॉरेन पार्टिकल हमें आया है, तो ये एंटीबॉडी बी विल गो एंड विल डिस्ट्रॉय दिस आरबीसी विद एंटीजन बी, उसे डिस्ट्रॉय कर देगा वो। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। और इसके साथ इस आरबीसी के साथ इस आरबीसी, ये जो बी ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप बी के साथ आरबीसी के साथ एंटीबॉडी ए भी गया होगा, एंटीबॉडी ए भी गया होगा, तो वो एंटीबॉडी ए क्या करेगा, वो एंटीजन ए पे अटैक कर देगा, वो एंटीजन ए पे अटैक कर देगा हमारे ब्लड पे, तो ये चारों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे। एंटीबॉडी एंटीबॉडी बी एंटीजन बी पे अटैक कर देगा और एंटीबॉडी ए एंटीजन ए पे अटैक कर देगा, तो ये हो जाएगा प्रॉब्लम। और इस वे में ये जो गलत ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, इट कैन रिजल्ट इनटू फेटल डेथ्स एज वेल, ठीक है। कब तक होता रहेगा, मतलब बस पूरी बॉडी का जब तक ब्लड वो इक्वल नहीं हो जाता, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, खत्म, उसके बाद डेड। देयर आर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आती है कि पूरा ब्लड आपका निकालते हैं, चेंज करते हैं, यूजुअली ऐसा होता नहीं है डेफिनेटली, बट ह्यूमन एरर बहुत कम रखा जाता है अभी के लिए, बट पहले अर्लियर इट यूज्ड टू हैपन, ये गलत ब्लड
हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारी, मतलब ऐसा नहीं कि हर कंडीशन में आपकी डेथ ही हो जाएगी, नहीं। देर आर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, किसी में कोई मेंटल प्रॉब्लम आ जाती है, किसी में कोई ऑर्गन स्टॉप वर्किंग एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें डिटेल में तो आप कुछ बहुत कुछ पढ़ सकते हो। पेन होता है मतलब योर बॉडी विल डेफिनेटली कुछ तो काउंटर अटैक करेगी ना। जैसे आप देखो, अगर आप सिंपल सा आपको एक बैक्टीरिया भी आपके अंदर आ जाता है, तो आपके वाइट ब्लड सेल्स जब एक्ट करते हैं तो वो बैक्टीरिया आपको कितनी नुकसान दे देता है। दैट वायरल, मान लो कोई वायरस है तो आपको कितना नुकसान कर सकता है ना, जुकाम, खांसी, है ना। देयर आर डिफरेंट थिंग। तो इट डिपेंड्स कि किस टाइप का आरबीसी आ रहा है, किस टाइप का एंटीजन आ रहा है, फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, उसका बॉडी पे इफेक्ट क्या है, वो सब उस पर डिपेंड करेगा। बट ओवरऑल एज अ कंसेप्ट आपको समझ में आया क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप का बंदा है, एक ए ब्लड ग्रुप का बंदा है, तो उसके पास उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन होगा ए, और उसके पास एंटीबॉडी होगी, खुद के अगेंस्ट तो एंटीबॉडी रखेगा नहीं, तो वो एंटीबॉडी रखेगा बी के अगेंस्ट। तो इसको बाई चांस हमने बी का ब्लड ग्रुप डाल दिया हमने, तो ये भाई ये एंटीबॉडीज वो बी को डिस्ट्रॉय कर देगी, बिकॉज एंटीबॉडीज एंटीजन के अगेंस्ट में काम करती है। बी ब्लड ग्रुप हमने देख लिया। अब देखते हैं सबसे बढ़िया ब्लड ग्रुप ए बी, दोनों डोमिनेंट है, एक ही कॉम्बिनेशन बनता है, आई ए आई बी दोनों डोमिनेंट है। तो इसका जब आरबीसी हम देखेंगे तो भाई इसके पास जो एंटीजन होगा वो एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगा, दोनों इसके सेल्फ होंगे। बिकॉज वो देखेगा यार मेरे हर एक आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए भी है और बी भी है। अगर एंटीजन ए भी है और बी भी है तो भाई एंटीबॉडीज कौन सी होंगी इसके पास, एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, जल्दी बताओ। अगर उसके पास एंटीजन ए भी है और बी भी है तो एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनाएगा वो, एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनाएगा वो। आप जीरो लिख रहे हो ओ लिख रहे हो, मुझे नहीं पता, जयदीप। देयर विल बी नो एंटीबॉडीज, एंटीजन सिर्फ ए और बी के ही होते हैं, एंटीजन ए और बी के ही होते हैं, ओ का कोई एंटीजन नहीं होता है। ओ ओ ओ अगर मैं आपको बताऊं ना सिंपल टर्म्स में, ओ रिप्रेजेंट जीरो, ओ रिप्रेजेंट्स नथिंग, मतलब जीरो कि वहां पे कुछ भी नहीं है, बट हम उसको बोल देते हैं कि ओ है वो, ठीक है। ओ का मतलब एवरीथिंग इज एब्सेंट, इसीलिए वो जीरो है। अब देखो, अगर ये इसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है और एंटीजन बी है, अगर यहाँ पे एंटीबॉडी ए प्रेजेंट हुआ तो क्या एंटीबॉडी ए इस पे एक्ट नहीं कर जाएगा। अगर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट हुआ तो एंटीबॉडी इस बी एंटीजन पे एक्ट नहीं कर जाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा। इसीलिए सिंपल लॉजिक है भाई, सिंपल लॉजिक है। एंटीजन अगर दोनों एंटीजन अगर प्रेजेंट है, आई ए और आई बी दोनों एंटीजन अगर प्रेजेंट है, तो भाई देयर विल बी नो एंटीबॉडीज इन द बॉडी, देयर विल बी नो एंटीबॉडीज इन द बॉडी, ठीक है। एंटीबॉडीज नहीं है इसके अंदर। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में, ठीक है। यस। अब ए बी ब्लड ग्रुप का क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप इज लाइक यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी ये किसी का भी ब्लड ले लेगा, ठीक है, ये किसी का भी ब्लड ले लेता है। क्योंकि इसके पास ए का एंटीजन डालोगे तो भी ए इसके पास है। मान लो आपने इसके पास ए का ब्लड ग्रुप डाल दिया, ए का ब्लड ग्रुप डाल दिया, ठीक है, तो ए का ब्लड ग्रुप तो इसके अंदर आ जाएगा, पर इसके ए का ब्लड ग्रुप डाला हुआ है, इसके अंदर कोई एंटीबॉडीज ही नहीं है जो उसके ऊपर एक्ट करेगी, तो बिकॉज कोई एंटीबॉडी नहीं है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो ये ले लेता है, ए भी ले लेता है, बी भी ले लेता है, ओ भी ले लेता है, सब ले लेता है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए बी इज योर यूनिवर्सल एक्सेप्टर बिकॉज देयर इज नो एंटीबॉडीज टू एक्ट ऑन इट, ठीक है, एंटीबॉडीज ही नहीं है उसके अंदर। ओके, सेम थिंग हैपेंस विद योर ओ, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। रिसेसिव कैरेक्टर है ये आई ओ, बट मोस्ट कॉमनली सबका ब्लड ग्रुप ओ ही होता है और नेगेटिव ही होता है, और नेगेटिव ही इज द मैक्सिमम ब्लड ग्रुप आई थिंक। ए बी आल्सो, ए बी बहुत वो है, कम कम लोगों में होता है। हाँ, तो इसके देखो आई ओ भाई, इसका आरबीसी आप देखोगे, इसके आरबीसी पे आपको एंटीजन ही नहीं मिलेगा, क्यों भाई, ब्लड ग्रुप ही नहीं है, ब्लड ग्रुप इसका 0 0 है, ब्लड ग्रुप इसका ओ है ना, ब्लड ग्रुप इसका ओ है। वाई सो, फॉर व्हाट यू हैव आस्क्ड, वाई सो। if you are asking it for सबका ऑलमोस्ट ओ क्यू, बट दैट इज द जनरल थिंग वो हम ऑब्जर्व करते हैं। मतलब इनिशियली क्या होता है कि पेरेंट्स जब
ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो उनका जब जीन्स क्रॉस करता है तभी तो आपका ब्लड ग्रुप निकल के आता है। तो अभी मैक्सिमम ब्लड ग्रुप अगर ओ है और ओ वाले पेरेंट्स जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे तो यार रिजल्ट ओ ही निकलेगा ना, और कोई तो निकलने से रहा। इसलिए वो वैसे करते करते ओ का पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ गया है। हाँ गुड। हाँ ठीक है। तो ब्लड ग्रुप देखो आई हो है, आई ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है इसका। तो भाई इसके पास एंटीजन कौन से होंगे, इसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन कौन से होंगे? देयर विल बी नो एंटीजन ऑन आरबीसी, आरबीसी के ऊपर भाई कोई एंटीजन ही नहीं होंगे। ठीक है, आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं होंगे, बट बिकॉज यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है तो इसके पास दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी। इसके पास एंटीबॉडीज ए के लिए भी होगी, बी के लिए भी होगी, बिकॉज इसके पास तो खुद कुछ है नहीं, इसके पास तो खुद कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसके लिए इसके पास एंटीबॉडीज ए की भी प्रेजेंट होगी, एंटीबॉडीज डी के लिए भी प्रेजेंट होगी। समझ में आया? तो ब्लड ग्रुप ओ जो होता है ना, बिकॉज इसके पास दोनों के लिए एंटीबॉडीज है, जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनको थोड़ी जो बोलते हैं फीवर है या फिर जो भी बीमारी है बहुत कम लगती है। इंस्टेड इनके ए बी के ऊपर, ए बी जिनका होता है उनको बीमारी थोड़ी ज्यादा लगती है, बिकॉज यार उनके अगेंस्ट उनके पास एंटीबॉडीज नहीं होती, कम होती है मतलब। ठीक है, ये वाली एंटीबॉडीज नहीं होती। ओ के अगेंस्ट में ऐसा नहीं है, ओ के पास एंटीजन एक भी नहीं है, बिकॉज उसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो ना उसके पास ए एंटीजन है ना बी है। बट यस, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसका क्या है देखो, अब सिंपल लॉजिक यार, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये ब्लड आप चाहे किसी को भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है ना, किसी को भी दे दो फर्क क्या पड़ेगा? कोई एंटीजन ही नहीं है, एंटीबॉडी किस पे एक्ट करेगा? एंटीबॉडी एंटीजन पे एक्ट करता है, बट इसके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, ना ए का है ना बी का है, तो ये यूनिवर्सल डोनर बन गया। ओ का ब्लड किसी को भी चढ़ा दो, तुमने ही बात। ब्लड बट ओ है, ओ बात ये कि ओ लेगा, ले पाएगा सिर्फ ओ का ही, बट ओ ले पाएगा सिर्फ ओ का ही। ओ के अंदर आप ए का, ओ के अंदर ओ को यूनिवर्सल डोनर हम बोल रहे हैं, मान लिया। ओ का ब्लड किसी को भी चढ़ा दो, उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, मान लिया हमने बात। बट ओ का अगर ओ ब्लड ग्रुप वाले को अगर ब्लड देना हो तो किसका दोगे भाई? तो वो उसको ओ का ही देना पड़ेगा, तो उसको ओ का ही देना पड़ेगा। क्यों भाई? अगर आपने ए का दे दिया, अगर ए का दे दिया तो आरबीसी के ऊपर ए, अगर ए ब्लड ग्रुप दिया तो आरबीसी के ऊपर एंटीजन कौन सा होगा? ए का होगा, ए का एंटीजन होगा। ए का एंटीजन है तो भाई ए का एंटीबॉडी एक्ट नहीं कर जाएगा उस पर। अगर आपने बी का दे दिया तो बी का एंटीजन एंटीबॉडी उस पर एक्ट नहीं कर जाएगा। अगर आपने ए बी का ब्लड ग्रुप दे दिया ओ वाले को, तो ये दोनों ए बी एंटीबॉडीज उस पर एक्ट नहीं कर जाएंगे। ठीक है, ये सी बात समझ में आ रही है? तो जो ओ ब्लड ग्रुप है ये डोनर तो किसी को भी दे देगा, इसके पास एंटीजन ही नहीं है कोई, तो किसी को भी चढ़ा दो ये ब्लड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट जब ओ को देने की बात आती है, ओ मान लो ओ वाले को ब्लड देना है आपको, ठीक है, बिकॉज इसके पास एंटीबॉडीज दोनों है, ए बी है और बी भी है, तो इसको आपको ब्लड ग्रुप ओ ही चढ़ाना पड़ेगा, इसको आपको ब्लड ओ ही चढ़ाना पड़ेगा। आई बात समझ में? चलो ये वाला टॉपिक क्लियर है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट है तो जल्दी से पूछोगे। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट ये आपने देखा होगा, आर एच फैक्टर बोलते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव लग के आता है आपके ब्लड ग्रुप के ऊपर, दैट इज नथिंग बट योर रीसस फैक्टर। ठीक है, आर एच फैक्टर उसे बोलते हैं, ये डिस्कवर किया था रीसस मंकी के अंदर, इसलिए इसको आर एच लिखते हैं हम। नथिंग है, आपका जो रेगुलर ब्लड ग्रुप है ए बी ओ या ओ, जो भी ब्लड ग्रुप है उसके साथ एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है, एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है आर एच नाम से, आर एच फैक्टर उसे बोलते हैं। तो सिंपल लॉजिक है, देखो यार, अगर आर एच आपके में है ऑन आरबीसी, इफ आर एच इज देयर देन इट इज पॉजिटिव, तो आपका ब्लड ग्रुप जो भी होगा, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बिकॉज क्यों? आर एच का फैक्टर प्रेजेंट है। अगर आर एच का फैक्टर नहीं प्रेजेंट है देन योर ब्लड ग्रुप इज नेगेटिव, देन योर ब्लड ग्रुप इज नेगेटिव। समझ में आई बात? आर एच फैक्टर नहीं है तो ब्लड ग्रुप इज नेगेटिव, कुछ भी नहीं है। तो ओ पॉजिटिव है, ओ अगर पॉजिटिव है तो देखो एंटीजन, ठीक है, इसके पास एंटीजन को ओ पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं कि अगर ओ पॉजिटिव किसी का ब्लड ग्रुप है तो ओ ब्लड ग्रुप है, दैट मींस उसके पास एंटीजन तो दोनों भी नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है। बट अगर पॉजिटिव है तो यस उसके पास एंटीजन आर एच का जरूर है। अगर हम ओ पॉजिटिव बोल रहे हैं तो सबसे पहले बोलो कि ओ ब्लड ग्रुप अगर किसी का आया है तो उसके पास एंटीजन तो दोनों नहीं होंगे, है ना, उसके पास ना एंटीजन ए है ना बी है, बट क्योंकि हमने पॉजिटिव लिखा है तो क्या उसके पास एंटी आर एच फैक्टर का एंटीजन होगा? यस, उसके पास आर एच पॉजिटिव का एंटीजन होगा।
बट अगर आप वो नेगेटिव कंसिडर करो कि भाई इसके पास एंटी एंटी वो नेगेटिव कंसिडर करो, इसके पास एंटीजन कौन से हैं, भाई इसके पास एंटीजन तो कोई नहीं है, ओ ब्लड ग्रुप है, एंटीजन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, बट नेगेटिव है, मतलब इसके पास आर एच फैक्टर भी नहीं है, मतलब इसके पास आर एच फैक्टर भी नहीं है। तो यही है, अगर आर एच का एंटीजन है, आर एच फैक्टर आरबीसी के ऊपर लगा हुआ है, तो क्या होता है भाई, तो मतलब जो भी ब्लड ग्रुप है उसके आगे लग जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और आर एच अगर नहीं है तो हो जाता है नेगेटिव, ठीक है। ये बात समझ में आई है? हाँ जी, अब हमें देखना है प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, कि भाई ये जो ब्लड क्लॉटिंग होता है ये कैसे होता है, ठीक है। बहुत डिटेल्ड टॉपिक है ये, मेडिकल वाले पढ़ते हैं, हमारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, बट यस अगर एनसीईआरटी में दिया है तो हम क्यों नहीं हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, ओवरव्यू ही लेंगे हम, ज्यादा अंदर हमें नहीं जाना है। देखो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, ब्लड के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, जब हमने यहाँ पर पढ़ा था, जब हमने यहाँ पर पढ़ा था कि भाई ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, तो हमने ये बोला था कि ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, हमने बोला था ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होते हैं। ओह 1 मिनट, हाँ हम्म, हमने बोला था ब्लड के अंदर प्रोटीन होते हैं, यस और नो, बोला था प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन में देखा था हमने, बोला था क्लॉटिंग प्रोटीन भी होते हैं, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, यस हमने बोला था भाई ये प्रोटीन ब्लड के अंदर होते हैं। अब आ जाते हैं क्लॉटिंग वाले पे, हाँ जी ये रहा। तो देखो ऐसे हमने तो दो ही लिखे हैं, हमने लिखा है भाई, मान लो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिए हैं, फाइब्रिनोजन लिखा है, प्रोथ्रोम्बिन लिखा है और थ्रोम्बोप्लास्टिन लिखा है। बट इन जनरल जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, इन जनरल बॉडी के अंदर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, यानी 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स काम करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि उन सबको एक साथ काम करने की जरूरत है, बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन उनमें से सारे कभी ना कभी यूज होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी ऐसी है, तो हमारे में बेसिक कैसा होता है, देखो कैसे स्टार्ट होता है। एक्टिवेट ये सारे ना जितने भी हैं ये सारे इनएक्टिव होते हैं। फाइब्रिनोजिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, मतलब इसका एक्टिव फॉर्म होगा थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन का एक्टिव फॉर्म होगा फाइब्रिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का प्लास्टिन, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। वो सब एक्टिवेशन पे डिपेंड करता है। तो ये सारे होते हैं इनएक्टिव प्रोटीन, दे आर इनएक्टिव प्रोटीन एंड गेट्स एक्टिवेटेड ओनली व्हेन देयर इज सम इंजरी। जैसे ही किसी भी बॉडी पार्ट पे हमारी कोई इंजरी होती है, तो जैसे इंजरी होती है ये जो भी हमारे एक्टिवेटर्स हैं, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ये हो जाते हैं एक्टिवेट, ये हो जाते हैं एक्टिवेट, ठीक है। और ये जैसे एक्टिवेट होते हैं फिर ये अपना काम शुरू करते हैं। कैसे होता है देखो, स्टेप्स वाइज देखेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, कि एक्टिवेटर सबसे पहले बनेगा। तो एक्टिवेटर बनने का स्टेप बहुत ही डिटेल्ड है, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, बहुत डिटेल है, हमें पता नहीं करने की जरूरत उसको, ठीक है। मान लो हो गया प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन एक्टिवेटर हो गया, मान ले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका टाइम बचाया है मैंने यहाँ पे, तो इसको डिटेल में करके जरूरत नहीं, बिकॉज आई नो हम हार्डली बहुत ही कम बच्चों को ये प्रोसेस समझ में आएगा, बिकॉज ये बहुत डिटेल में है, बहुत डिटेल में, बहुत केमिस्ट्री इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। तो हमें कोई करने की जरूरत नहीं, हमें स्टेप पता है कि सबसे पहला स्टेप होगा कि जो ये एक्टिवेटर्स है, प्रोटीन एक्टिवेटर्स, जो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये आए कहाँ से, तो ये खुद बनते हैं पहले। तो कैसे बनते हैं हमें कोई लेना देना नहीं उसका, बनते हैं हमें पता चल गया। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर सबसे पहले होगा। तो क्या होगा देखो, जैसे भी किसी बॉडी पार्ट में हमारी हो गई इंजरी, किसी भी प्लेटलेट्स को इंजरी हो गई या किसी भी टिश्यू को इंजरी हो गई, तो ये प्रोड्यूस कर देता है, ये एक मतलब एक थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन ये प्रोड्यूस कर देता है क्या, नथिंग बट योर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रेजेंट प्रोड्यूस हो जाता है। और डिटेल प्रोसेसेस के बीच में बहुत सारे स्टेप्स हैं, हमें करने की जरूरत नहीं, बट प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रेजेंट हो गया। अब क्या करना है भाई, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन हमें कन्वर्ट करना है। तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन कन्वर्ट करेगा, ये हेल्प करेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हेल्प करेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हेल्प करेगा थ्रोम्बिन बनाने में। फिर अगेन एक और थिंग होगी, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन क्या कन्वर्ट में हो जाएगा सबसे पहले फाइब्रिन मोनोमर्स में, विद द हेल्प ऑफ नथिंग बट ये इन्हीं के एक्टिवेटर्स ही हेल्प करते हैं। तो फाइब्रिन मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स, मोनोमर यानी सिंगल चेन, ठीक है। मोनोमर्स, पॉलीमर्स इज लाइक लॉन्ग चेन। तो ये फाइब्रिनोजन मोनोमर्स है, यानी एक सिंगल पीस है। तो ये पॉलीमराइजेशन होगी इसमें, यानी सिंगल पीस में बहुत सारे पीसेस जुड़ेंगे जुड़ेंगे जुड़ेंगे, तो ये हो गया पॉलीमराइजेशन।
तो जब फाइब्रिन मोनोमर्स का पॉलीमराइजेशन हो जाता है तो फाइब्रिन थ्रेड बन जाता है, फाइब्रिन के थ्रेड्स बन जाते हैं, और ये सारे थ्रेड क्या करते हैं, एक नेटवर्क बना देते हैं, ये सारे थ्रेड एक नेटवर्क बना देते हैं। और ये नेटवर्क कहाँ पे चले चला जाता है, जहाँ पे आपको चोट लगी है। ये सारा नेटवर्क जो भी फाइबर्स का नेटवर्क है कहाँ चला जाता है, जहाँ पर भी आपको चोट लगी है। तो ये नेटवर्क क्या करता है, वहां पे ब्लड को क्लॉट करता है। ये जो फाइब्रिन के थ्रेड है ना, ये फाइब्रिन के थ्रेड है, they create this thing which is as blood clotting। तो ये फाइबर्स के थ्रेड आ जाते हैं वहां पे, जिससे हमारा ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है। आई बात समझ में? ब्लड क्लॉटिंग क्या आपको समझ में आया? डिटेल में करके कोई फायदा नहीं है, आपको इतना ही जानना चाहिए, जितना जानना चाहिए उतना मैंने बता दिया। डन डन, नेक्स्ट चले। बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन हार्ट देखेंगे अभी हम, ह्यूमन हार्ट देखेंगे। देखो भाई नेक्स्ट पूरा डिटेल में कौन से क्या होता है इस अभी हम देखना है हमें, कौन सी पाइप कहाँ से आती है हार्ट के अंदर, कौन से वाले चेम्बर पंप करते हैं, कौन से वाले चेम्बर के अंदर ब्लड अपने आप आता है, एंड इसके बाद में इसका सर्कुलेशन एंड ऑल कैसा होता है, वो सर्कुलेशन हम कल देखने वाले हैं। तो आज हम सिर्फ हार्ट करेंगे, हार्ट का फंक्शनिंग देखेंगे कैसा होता है। ओके जी, सबसे पहले अगर थोड़ा सर, इंजेक्शन इंजेक्ट करने पे भी तो सेल डैमेज होते हैं, तब भी ऐसा होता है? डेफिनेटली होता है ना। अगर इंजेक्शन इंजेक्ट हुआ और उस इंजेक्शन के दौरान अगर आपके प्लेटलेट्स इंजर हुए तो ये प्रोसेस होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो अंदर ही अंदर रह जाता है। बिकॉज जब निडल का पेन इज लाइक, वहां से ब्लड निकलता नहीं है उतना, थोड़ी देर के लिए निकलता है, बट डेफिनेटली ब्लड निकलता है। ब्लड निकलता है तो ये प्रोसेस जरूर होगा, अंदर के अंदर ही क्लॉट हो जाएगा। हाँ जी, ह्यूमन हार्ट देखेंगे। लोकेटेड इन दी मीडियस्टिनम, मीडियस्टिनम एक जगह होती है बिटवीन द टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में मीडियस्टिनम जगह होती है, उसके अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है। ये एग्जैक्टली फिट होता है कार्डियक नॉच में। हमने जब लंग्स पढ़ा था, लंग्स में एक हमने लेफ्ट वाले लंग के अंदर एक ऐसे नॉच बनाया था, कार्डियक नॉच के अंदर ये फिट हो जाता है। इसका साइज आप जानना चाहो तो इसका साइज इज द साइज ऑफ योर फिस्ट, हमेशा यही बोला जाता है, द साइज इज ऑफ योर फिस्ट। तो डिपेंड करता है, साइजेस भी बहुत वेरी करते हैं इसके। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में होता है यूजुअली। देखो जैसे ये मैंने बनाया है, ट्रायंगुलर शेप में होता है। ऐसा होता है कि नीचे एपेक्स होता है, ऊपर बेस होता है, यानी नीचे से पॉइंटेड होता है, ऊपर से फ्लैट होता है, ऊपर से फ्लैट, नीचे से फ्लैट। तो ऐसे फ्लैट आके ऐसे नीचे से पॉइंटेड हो जाता है, इसलिए बोला जाता है इसका बेस ऊपर है, एपेक्स नीचे है। ठीक है, तो अगर आप हार्ट को देखोगे तो दो तीन पार्ट्स में से डिवाइडेड है, दो तीन लोब्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। तो इसको कोरोनरी सल्कस जो होता है, ये हार्ट को ऊपर नीचे से दो पार्ट में डिवाइड करता है, कोरोनरी सल्कस। और देन वी हैव इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। ठीक है, दो वेंट्रिकल है ये, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल, दो वेंट्रिकल को सेपरेट करता है कौन, इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। ठीक है, ये है कोरोनरी सल्कस। ये एट्रियम और वेंट्रिकल, एट्रियम ऊपर वाले को बोलते हैं, ऊपर वाले जो दो चेम्बर्स होते हैं एट्रियम होते हैं, नीचे वाले जो दो चेम्बर्स होते हैं वेंट्रिकल होते हैं। तो एट्रियम और वेंट्रिकल को जो सेपरेट करके रखता है, दैट इज योर कोरोनरी सल्कस। दिस इज मोर मच डिटेल, आपको अगर याद रखना है तो रख सकते हो, नहीं तो कोई इशू नहीं। वेट अगर आप हम हार्ट का देखते हैं ना, वेरी करता है। फीमेल में यूजुअली हार्ट छोटा होता है, 230 टू 280 ग्राम्स का होता है। मेल हार्ट बड़ा होता है, दैट इज 280 टू 340 ग्राम्स तक भी होता है। अगर हम हिस्टोलॉजी चेक करना चाहें, अगर हम आई जस्ट होप कि ये फास्ट नहीं हो रहा है आप लोगों के लिए। इफ एनीवन फील्स कि हम फास्ट जा रहे हैं या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे बता देना, आप उसी समय रोक देना। ठीक है, इज दिस स्पीड ओके फॉर यू गाइस? इट्स ऑल राइट, राइट? हाँ, सिंपल लॉजिक, मतलब कोई डिटेल होगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ खुद रोक दूंगा। हाँ जी, अब हमें देखना है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी देखेंगे भाई, हार्ट की जो वॉल्स है कैसी बनी हुई, स्ट्रक्चर ऑफ वॉल ऑफ हार्ट। तो भाई अगेन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे बाहर वाली को हम बोलते हैं एपिकार्डियम, सबसे बाहर वाली को हम बोलते हैं एपिकार्डियम, मिडल वाली को बोलते हैं मेयोकार्डियम, इनर वाली को बोलते हैं एंडोकार्डियम। तो सबसे अंदर जो मैंने ये रेड कलर की बनाई, दिस इज द इनर वन। जो रेड कलर की बनाई, दैट इज योर एंडोकार्डियम, सबसे अंदर वाली। ठीक है, जो ब्लड से कॉन्टेक्ट में रहती है, एंडोकार्डियम। Then we have a middle layer which is known as myocardium, made of cardiac muscles। तो जो भी हार्ट का जो हार्ट बीट करता है, जितने भी मसल्स इन्वॉल्व है हार्ट में, वो सारे मसल्स मेयोकार्डियम में होते हैं, इसीलिए ये लेयर बहुत ही थिक होती है। इसीलिए सर ये जो लेयर है ये बहुत ही थिक होती है, बिकॉज वाई,
बिकॉज जो मियोकार्डियम है यहाँ पर हमारे सारे कार्डियक मसल्स होते हैं, जो हार्ट का जो कंटिन्यूस पंपिंग होता है, वो कंटिन्यूस पंपिंग हमारे ये जो मसल्स हैं कार्डियक मसल्स ही करवा पाते हैं, यही करवा पाते हैं, ठीक है। उसके बाद जरा आप अगर अंदर जाओगे ना तो आपको पता चलता है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम देखो बहुत झोल है इसमें। एपिकार्डियम दो लेयर में डिवाइडेड है, वन इज सीरस पेरिकार्डियम एंड वन इज फाइब्रस पेरिकार्डियम। और ऊपर फिर से जाओगे तो जो आपका जो सेरस पेरिकार्डियम है ये भी फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड है, विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम। ओके, सो डायग्राम इसका बहुत ही थोड़ा वो झोल मोल सा हो गया है, मतलब काफी सारी चीजें आ गई है। बट अगर मैं बताना चाहूँ तो जैसे ही ये मेयोकार्डियम खत्म होता है तो एक सिंपल पतली सी लेयर आती है, दैट पतली सी लेयर इज ऑफ योर विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है थोड़ा सा गैप, जो गैप मैंने बनाया है ब्लू कलर के मार्कर स्केच पेन से, है ना, ये गैप आ जाता है, दिस इज अ होलो स्पेस, ठीक है, इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है। जैसे ही ये गैप खत्म होता है देन वी हैव योर पैराइटल पेरिकार्डियम। जैसे ये गैप खत्म होता है, ब्लू कलर की लाइनिंग बिहाइंड दिस लास्ट लाइन के अंदर जो ब्लू लाइन है दैट इज योर पैराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। तो विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम को बोलते हैं सिरस पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम को दोनों को मिला के नाम दे दिया गया है सिरस पेरिकार्डियम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ सिरस पेरिकार्डियम। और सबसे आउटर जो लेयर है एक फाइब्रस लेयर, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हार्ट को जो होती है दैट इज योर फाइब्रस पेरिकार्डियम। ओके, अब मैं बोल रहा था ये जो ब्लू कलर का जो मैंने बनाया दैट इज नथिंग, दिस इज अ ब्लू एम्प्टी हॉलो स्पेस। इस हॉलो स्पेस में एक फ्लूइड होता है जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। इस एम्प्टी स्पेस में देयर इज अ फ्लूइड कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। हाँ जी, पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है जी? नंबर वन देखो, इट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, बिकॉज हार्ट कंटिन्यूसली पंप करता रहता है, मसल्स कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, जो ये फ्लूइड एज अ लुब्रिकेंट काम आता है, इजी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन के लिए काम आता है। अगेन जी देखो, बिकॉज लिक्विड है हार्ट को, बिकॉज इफ यू फॉल और इफ यू हैव समथिंग, तो आपके हार्ट को मैकेनिकल शॉक से ये बचाता है जी, आपके हार्ट को मैकेनिकल शॉक से जी ये बचाता है, ठीक है। आई होप ये तीन पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे। वापस से एक बार लेते हैं इनको। जो हार्ट का अगर हम हिस्टोलॉजी चेक करें जी, तो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इनर, आउटर एंड मिडल। इनर लेयर होती है दैट इज योर एंडोकार्डियम, सबसे अंदर वाली लेयर जो ब्लड से कांटेक्ट में होती है। सेकेंड लेयर इज अपनी मेयोकार्डियम, मेरियोकार्डियम बड़ी होती है, सबसे मोटी लेयर होती है। सबसे मोटी लेयर होने का कारण ये है बिकॉज इसके अंदर हमारे कार्डियक मसल्स होते हैं। कार्डियक मसल्स क्या करते हैं, हमारा हार्ट जो कंटिन्यूसली बीट करता है वो कार्डियक मसल्स की वजह से बीट करता है। देन अगेन हम जाएंगे सर लास्ट लेयर, जो सबसे आउटर लेयर है जिसका नाम है एपिकार्डियम, वो भी दो लेयर में डिवाइडेड है, सीरस एंड फाइब्रस। सीरस लेयर फर्दर दो लेयर में डिवाइडेड है, विसरल एंड पैराइटल। तो विसरल एक लेयर होगी, फिर पैराइटल एक लेयर होगी, बीच में जो तो गैप है, जो गैप है बीच में, इसमें एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, इसमें एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, इस लिक्विड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। तो ये हो गया विसरल, ये बीच में आ गया पेरिकार्डियल फ्लूइड, फिर आ गया हमारा पैराइटल। ये पूरा स्ट्रक्चर, टू लेयर्स विद दिस लिक्विड इज कॉल्ड एज सीरस पेरिकार्डियम, इज कॉल्ड एज सीरस पेरिकार्डियम, इज कॉल्ड एज सीरस पेरिकार्डियम। ओके, इसके बाहर सबसे जो मैंने बनाया हुआ, जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया हुआ, ये वाला ब्लैक कलर से जो बनाया हुआ है, ये है आपकी लास्ट लेयर दैट इज योर फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो इससे आपका एपिकार्डियम पूरा क्लियर हो जाता है। आई होप हिस्टोलॉजी वाला पार्ट इज क्लियर, हिस्टोलॉजी वाला पार्ट इज क्लियर। इसमें किसी को कोई डाउट है प्लीज? ओके, हाँ जी, अब हमें देखना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल डायग्राम में बनाया है मैंने, बहुत ही इसमें डिटेल्ड डायग्राम भी आप बना सकते हो जिसमें आप स्पिंस्टर वगैरह जो वॉल्व्स वगैरह इन्वॉल्व कर सकते हो। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड एट योर लेवल, देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। एक ओवरव्यू भी अगर आपको हार्ट के बारे में प्रेजेंट होगा, पता होगा कौन सी वेन्स आ रही है, कौन सी जा रही है, एंड एवरीथिंग, दैट इज मच मोर, दैट इज लाइक इनफ एट योर लेवल। होता क्या है बेसिकली, बहुत ही ध्यान से सुनोगे अभी हम सब लोग, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक फॉर द डे। हम पूरा जो 15 मिनट्स है हम पूरा इसी में डालेंगे। कैसे होता है देखो, ये है हमारा हार्ट। तो अगर आपने देखा होगा, इट इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड, थोड़ा सा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड होता है, जो नॉच होता है नीचे वाला,
ये टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड होता है, इसलिए हमारी बॉडी बायलैट्रिकल हम बोलते हैं, बट वो एग्जैक्टली बायलैट्रिकल नहीं होती है। हाँ जी, तो अगर हार्ट हमें पता है 4 चेम्बर्ड हार्ट है हमारा, 4 चेम्बर्ड हार्ट है हमारा, ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे, ठीक है, दो ऐसे मस्कुलर लेयर्स होती है, अंदर चेम्बर्स होते हैं। तो ये जो हमने इसके जो हमने 3 अभी वो देखे ना लेयर्स, वो सारी तीनों लेयर्स यहाँ होती है, ये जो 3 लेयर्स हम देख रहे हैं अंदर, फिर देयर इज अ हॉलो स्पेसेस। ओके, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कैसे स्टार्ट करते हैं हार्ट को, जब आप अब सबसे पहले क्या बनाना है आपको, ये पार्ट ऊपर वाला, ये एक एरो लेना, ऐसे बीच में डिप्रेशन देना, फिर ये ऐसे ले आना। समझ आई बात? मैं एक बार बता देता हूँ आपको, येलो कलर से बनाता हूँ मैं, देखो यहाँ से स्टार्ट करना, एक ऐसे लेना और एक ऐसे लेना, ले लिया। उसके बाद इसके ऊपर से चालू करना और पूरा नीचे से लाके यहाँ लाके छोड़ देना। आगे समझ में आती है? ये हो गया आउटर वाली लेयर। अब आपको शुरू करना है यहाँ से, ऐसे शुरू करना, यहाँ से लेके आना, यहाँ पे आपको एक वॉल्व बनानी है, ये वॉल्व बनाना, फिर ऐसे लेके आना, यहाँ पे एक और वॉल्व बनाना, फिर इसको यहाँ ले आना। हो गया, ये आपके जो अंदर है, गया दिस इज योर हॉलो चेम्बर। सेम थिंग आपको यहाँ पे भी करना है, ठीक है। हाँ यार, समझ में आ गया होगा डायग्राम, तो आप लोग मुझे पता है मुझसे तो अच्छा ही बना लेते होगे, है ना। तो वो डायग्राम आप लोगों को बनाना है, दैट इज योर वर्क, ठीक है। एक मिनट, जो आप डायग्राम इसका और अच्छा बना सकते हो, बिकॉज नेट वेट पे बहुत ही और इजी वे में भी आपको ये डायग्राम वगैरह मिलते हैं, तो आप वहाँ से देख के ये चीज़ बना सकते हो, कोई इशू नहीं है इसका। एक्सक्रीटरी वाला क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, कौन पढ़ाएगा? वो कोई और पढ़ा रहा है क्या? कोई और पढ़ाने वाला है? कोई और है मतलब? ऐसा कोई टाइम टेबल आया है क्या? मुझे भी बता दो यार। वेरी वेरी गुड। हाँ, तो मे भी मैडम पढ़ाती होंगी, बिकॉज मैं मिला नहीं हूँ उनसे, बट या डेफिनेटली वो पढ़ाती होंगी। ठीक है, चलो, दैट इज बेटर कि हमें कोई क्लास हुई मैम की अभी तक? कल से है, चलो वेरी गुड, ठीक है। तो मैडम पढ़ाती होगी शायद दो दो तीन चैप्टर, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, नो इश्यूज। हाँ, अभी हम यहाँ ध्यान देंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर हम देख रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि ओवरव्यू डायग्राम आपको कैसे बनाना, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम चारों ये जो चारों जो हॉलो है अंदर से, क्या बोलते हैं, चारों कैविटीज हैं, चेम्बर्स हैं, चारों चेम्बर को लेबल करेंगे। तो सबसे पहला जो चेम्बर होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला चेम्बर, इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। ऊपर के दो चेम्बर को बोलते हैं एट्रियम, नीचे के दो को बोलते हैं वेंट्रिकल। ऊपर के दो होते हैं एट्रियम, नीचे के दो होते हैं वेंट्रिकल। तो ये देखो, ये है लेफ्ट एट्रियम, फिर वी हैव लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे वाला जो होगा दैट इज वेंट्रिकल, ठीक है। ये देखो, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है राइट एट्रियम, ठीक है। तो एट्रियम और वेंट्रिकल आई होप क्लियर हुआ, एट्रियम एंड वेंट्रिकल आई होप आपको क्लियर हुआ, ठीक है। एट्रियम और वेंट्रिकल आई होप आपको क्लियर हुआ। डन। लेफ्ट एट्रियम, ऊपर के दोनों चेम्बर्स इज एट्रियम, नीचे के दोनों चेम्बर्स इज वेंट्रिकल। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक एट्रियम होगा और नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेंट्रिकल होगा।
देन यहाँ पे एक राइट हैंड साइड पे एट्रियम होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेंट्रिकल होगा। ओके, ये चीज आपको क्लियर हो गई, चलो ठीक है। अब हम बोलते क्या है कि जो यूजुअली जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, ये होता है यहाँ से ऑर्गन्स में ब्लड पंप होता है, ठीक है, यहाँ से ऑर्गन्स में ब्लड पंप होता है, इस वाले से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं आपको बताऊं इन जनरल, लेफ्ट हैंड साइड पे आता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से ऊपर वाले चेंबर में आता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लूइड आता है नीचे वाले चेंबर में, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट हैंड साइड पे आता है ऊपर से आता है और नीचे से आता है। मतलब देखो हार्ट यहाँ पे है, तो हार्ट के ऊपर भी पार्ट है ना, तो हार्ट के ऊपर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है दैट इज योर सुपीरियर वेना कावा, और नीचे वाले ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है दैट इज योर इंफीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये दोनों ओपन करते हैं कहाँ पे, आपके राइट एट्रियम में। तो आपके राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आया सर, आपके राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, जल्दी बताओ। ये क्या होता है CO2, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड पूछ रहा हूँ मैं तो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। देखो सिंपल लॉजिक लगाओ, अभी क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट साइड है वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और राइट हैंड साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो हम शुरू करते हैं, आपको एट्रियम क्लियर हो गया, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। सबसे पहले जो दो मेन वेन हम पढ़ेंगे जो एंटर करती है आपके राइट एट्रियम में, तो वो होती है नंबर 1 इज योर सुपीरियर वेना कावा, अदर इज योर इंफीरियर वेना कावा। देखो सुपीरियर वेना कावा ऊपर की साइड से अंदर कर रही है, ऊपर की साइड से हार्ट में एंटर कर रही है, ठीक है, अपर बॉडी पार्ट। तो ये क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर पार्ट ऑफ बॉडी, जो हमारे गर्दन हो गई, हेड हो गया, यहाँ से ऊपर के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है कौन, सुपीरियर वेना कावा। ये ब्लड लाएगा और यहाँ पे लाके छोड़ देगा, ठीक है। फिर हमारा होता है इंफीरियर वेना कावा, नीचे के जितने भी हमारी बॉडी है, नीचे के बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके आता है, वो कौन लेके आता है, वो लेके आता है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा लेके आएगा और वो भी अंदर की तरफ छोड़ देगा, ठीक है। अब क्या हो गया, हमारा ऊपर वाला चेंबर, यहाँ पे ये वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, ये वॉल्व्स होते हैं यहाँ पे, इन वॉल्व्स को बोलते हैं, देखो अब ये सिंपल लॉजिक है, ये वॉल्व्स क्या कर रहे हैं, दो, इन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं, किसको, एट्रियम को और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहे हैं ये दो वॉल्व्स, ठीक है। इस और ये राइट हैंड साइड पे है, इसलिए इसको बोलते हैं हम राइट ऑरिक्यूलो, यानी ठीक है, राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकल वॉल्व्स, ठीक है, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकल वॉल्व्स। आई बात समझ में, तो ये ऊपर और नीचे वाले चेंबर्स को सेपरेट करता है, तो ठीक है, ये है राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स, इन वॉल्व्स को बोलते हैं। अब इतना, अब आपको मेरे हिसाब से क्या समझ में आ गया कि भाई चार चेंबर्स आपको समझ में आ गए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने फिर आपको सिंपल लॉजिक बताया, क्या याद रखना है हमेशा, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, राइट हैंड साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लेके आ रहे हैं, किसमें ब्लड आएगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ पर आएगा, लेफ्ट राइट एट्रियम में आएगा। कौन लेके आ रहा है, दो वेन्स लेके आ रही हैं, दो वेन्स लेके आ रही हैं, इनका नाम है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा ऊपर से लेके आ रही है, इंफीरियर वेना कावा नीचे से लेके आ रही है। इन्होंने लाके डाल दिया ब्लड यहाँ पे, ये वहाँ पे वाल्व्स हैं, वाल्व्स होते हैं, ये वाल्व्स ओपन एंड क्लोज करते हैं ताकि ब्लड नीचे वाले चेंबर में आएगा, ठीक है। मान लो अभी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे वाले चेंबर में आ गया, किस में आ गया, ये हमारा ब्लड आ गया है इसके अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया, ठीक है। एक साइड अभी हम छोड़ेंगे, अभी हम आ जाएंगे इस तरफ पे, इस तरफ पे आ जाएंगे। अब क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर देखो सिंपल लॉजिक है, यहाँ पर तो सुपीरियर वेना का, इंफीरियर, सुपीरियर वेना का ऊपर के बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आ रहा है, इंफीरियर वेना का नीचे के बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आ रहा है। ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ओके। अब हम आ जाते हैं लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पर आना है कौन सा ब्लड, यहाँ पे आना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, सिंपल लॉजिक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा सर जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आना चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आना चाहिए, लंग्स की तरफ से आएगा ना जी, लंग्स की तरफ से आएगा, लंग्स की तरफ से आएगा, वेरी गुड, लंग्स की तरफ से आएगा, ओके जी। तो कौन लेके आता है उनको एग्जैक्टली, पल्मोनरी वेन लेके आती है,
पल्मनरी वेन लेके आती है, पल्मनरी वेन लेके आती है, ठीक है। तो पल्मनरी वेन टोटल जो एंटर करती है लेफ्ट एट्रियम में, पल्मनरी वेन जो एंटर करती है लेफ्ट एट्रियम में वो होती है नंबर 4, 4 होती है। दो निकलती है एक लंग से, दो निकलती है एक लंग से, ठीक है। आ गई बात समझ में? देखो ये दो यहाँ से एंटर कर रही है और दो यहाँ से एंटर कर रही है, दो लेफ्ट लंग से आती है, दो राइट लंग से आती है। आ गई बात समझ में? हो क्या रहा है, समझ रहे हो? पल्मनरी वेन जो है जी, पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है कहां पर? लेफ्ट एट्रियम में। पल्मनरी वेन हाँ जी, पल्मनरी वेन क्या कर रही है? पल्मनरी वेन 4 होती है, मैंने आपको बोला, दो एक लंग से लेके आती है, दो एक लंग से लेके आती है। ये दोनों कहाँ पे एंटर कर रही है जी? ये दोनों कहाँ पर एंटर कर रही हैं? ये एंटर कर रही है लेफ्ट एट्रियम में। कौन सा ब्लड लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, ठीक है जी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके भर गया इसके अंदर, अपने इसके अंदर, किसके अंदर? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। हाँ जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट एट्रियम, फिर अगेन यहाँ पर भी वही है, क्या बोलते हैं, वॉल्व्स हैं, लेफ्ट एवी वॉल्व्स बोलते हैं इनको, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकल। ये राइट एवी वॉल्स है, ये लेफ्ट एवी वॉल्स है। तो ये एवी वॉल से एंटर कर जाएगी किसके अंदर जी? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। हाँ जी, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, यस और नो? ठीक है। एट्रियम जो होता है ब्लड एक्सेप्ट करता है, एट्रियम जो होता है, दोनों राइट और लेफ्ट ब्लड एक्सेप्ट करते हैं और वेंट्रिकल ब्लड को भगाते हैं, ठीक है। एट्रियम एक्सेप्ट करते हैं, वेंट्रिकल भगाते हैं, ठीक है। अब दोनों एट्रियम ने ब्लड ले लिया और वेंट्रिकल को दे दिया, वेंट्रिकल को दे दिया, राइट के पास डीऑक्सीजनेटेड आ गया और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ऑक्सीजनेटेड आ गया। अब क्या होना भाई, अब क्या होना है? सिंपल लॉजिक है जी, सिंपल लॉजिक है। यहाँ पर जी क्या है हमारा? ये राइट वेंट्रिकल है, हाँ जी राइट वेंट्रिकल है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आ गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ जाना चाहिए सर? बॉडी में जाना चाहिए कि लंग्स में जाना चाहिए? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में जाना चाहिए कि लंग्स में जाना चाहिए? सिंपल लॉजिक जी, लंग्स में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और वापस से ऑक्सीजन भर के आएगा। सिंपल लॉजिक है। हाँ जी, तो कैसे जाएगा? ये देखो रेड कलर से निकल रहा है अपना, ये देखो रेड कलर से कौन निकल रहा है? पल्मनरी आर्टरी निकल रही है जी, पल्मनरी आर्टरी यहाँ से निकल रही। देखो ये रही रेड कलर, ये बनाई, ये देखो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। हाँ जी, क्यों होती है दो पार्ट्स में डिवाइड? लंग्स कितने हैं आपके पास? दो चार छह, लंग्स कितने हैं आपके पास? दो ही हैं। हाँ जी, तो दो पार्ट में डिवाइड होगी कि नहीं होगी? होगी ना, सिंपल लॉजिक। हाँ जी, ये देखो लेफ्ट वेंट्रिकल की बात चल रही है। लेफ्ट वेंट्रिकल पे कौन सा वाला ब्लड आया आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन में तो भेजोगे नहीं आप, बॉडी में तो भेजोगे नहीं, कहाँ भेजोगे? वापस घर भेजोगे, लंग्स की तरफ भेजोगे। लंग्स की तरफ उन्हें लेके कौन जाएगा? अपने आप तो चल के जाने से रहा, वो लेके कौन जाएगा? लेके जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ये देखो यहाँ से शुरू होती है स्ट्रक्चर। 3D में देखोगे बहुत डिफरेंट है सर, 2D में देखोगे तो बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, 3D में देखोगे बट वो और कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो बेटर है कि ये मान लो ये यहाँ से ऊपर से कहीं से निकल के जा रही है। हाँ जी, हमारे पास है लंग्स दो, तो दो लंग्स में जाने के लिए भाई दो दो ऐसे दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है वो। कौन? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। सिंपल लॉजिक समझ में आ गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर की बॉडी पार्ट से और नीचे की बॉडी पार्ट से थ्रू सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, यहाँ से एंड यहाँ से एंटर किए सबसे पहले राइट एट्रियम में, फिर वॉल्व्स के थ्रू आ गए वो राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल अब क्या करेगा? बोलेगा यार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मैं क्या करूँ तेरा? लंग्स के पास भेजेगा। लंग्स में कैसे जाएंगे वो यूज करेंगे पल्मोनरी आर्टरी को, पल्मोनरी एंट्री ब्रांच कर जाएगी और दोनों लंग्स में एक एक जाके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चला जाएगा। ओके जी, सिंपल लॉजिक समझ में आ गया। हाँ जी, उसके बाद देखेंगे हम भाई, यहाँ पर ब्लड है, यहाँ पर कौन सा ब्लड है सर? लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है? लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है? लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यस ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजना चाहिए? लंग्स के पास, किडनी के पास या पूरी बॉडी के पास? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजना चाहिए? लंग्स के पास कि बॉडी के पास? कहाँ भेजना चाहिए? नो वन इज एबल टू टेल। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजोगे?
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड फुल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट किसको है? Why are you taking so much time then? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बॉडी के पास जाएगा ना भाई, लंग्स के पास क्या करेगा जाके वो? ठीक है, हाँ जी। ये आया कहाँ से? ऊपर वाले के पास पानी आया कहाँ से? ऊपर वाले के पास ब्लड आया कहाँ से? राइट, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आया? लंग्स के तरफ से आया, लंग्स के तरफ से आया। ठीक है, कौन किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वॉल्स के थ्रू नीचे आ गया, किसके अंदर? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाएगा? बॉडी के पास जाएगा, किसके थ्रू? एओर्टा बोलते हैं, एओर्टा, AORT, एओर्टा। ठीक है, एओर्टा ये यहाँ से निकल रहा है, देखो ये, देखो ये निकल रहा है, ऐसे होते हुए ऐसा घूमता है वो, और फिर ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक वेन येरी, एक येरी और एक येरी, तीन उसमें डिवाइड हो जाता है, और फिर वो पूरी बॉडी में आगे फिर वेन, वेनलेट्स होती हुई, कैपिलरीज होती हुई पूरी बॉडी में डिवाइड हो जाता है। हाँ जी, आगे बात समझ में? Is it clear? 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 Did you see the पूरी साइकिल कंप्लीट हुई? एक जल्दी से ओवरव्यू लेता हूँ, प्लस टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप 5 मिनट के लिए ये कर लोगे आज क्लास खत्म होने के बाद आपकी सारी, इट विल बी वेरी क्लियर। सिंपल लॉजिक देखो, स्टार्ट कर रहे हैं हम। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर, फिर वो नीचे चला गया। ठीक है, कौन लेके आया? दो वेन्स लेके आई, फिर वो चला गया लंग्स के अंदर। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले गया? पल्मोनरी वेन, वो चला गया नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में वो पंप हो गया। तो ऐसे ही ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। क्या आपको याद रखना है? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा याद रखना है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी याद रखना है, ये 4 कंपार्टमेंट्स याद रखने हैं, पल्मोनरी वेन याद रखना है, अयोटा याद रखना है। इसके अलावा कुछ है? नहीं। ठीक है, हाँ, ये इसको ये नहीं बोला मैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये वाले पार्ट को, इस पार्ट को, इंटर, दो वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है ना, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और दो ऑरिकल को, ठीक है, दो ऑरिकल बोलते हैं इनको, ऑरिकल भी बोल देते हैं, एट्रियम भी बोल देते हैं, तो ऑरिकल को सेपरेट कर रहा है, तो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। आई बात समझ में? ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इज क्लियर। मान चाहे आगे जाके समझ में नहीं आता है तो नीचे पूरा लिख के दिया गया है, नीचे पूरा जो स्टेप्स ना, ईच एंड एवरी स्टेप इज रिटर्न डाउन। ये देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द दिस एंटर टू ऑल द बॉडी। आगे बात समझ में? यस, ये जो आप बोल रहे हो ना, ट्राई कैप्सिड वॉल्स एंड बाई कैप्सिड वॉल्स, ये सब यहाँ पे होती है, ये सब यहाँ पे ही होती है, इन्हीं को बोलते हैं। जो लेफ्ट साइड पे होती है ना, यहाँ वाली, इनको ट्राई वाली बोलते हैं। ये ट्राई कैप्सिड वॉल्स होती है, ये बाई कैप्सिड वॉल्स होती है। ये जब आप इसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हो ना, तब आपको ये ट्राई और बाई की बात समझ में आती है, बट दिस इज लाइक मच डिटेल। तो ये अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इट इज वेल एंड गुड, बट कि आप ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। बट अगर ओवरव्यू आप जानना चाहो ना, तो दिस इज मोर देन इनफ, आपके एग्जाम में भी इससे ज्यादा नहीं पूछेगी। बट यस, अगर आपने यदि मेंशन कर ही दिया है तो आई विल टेल यू, ये यही होता है। जो ये वॉल्स की बात चल रही है ना, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे, जो राइट साइड पे होती है, यहाँ पे आ जाता है आपका ट्राई कैप्सिड वॉल्स, और जो लेफ्ट साइड पे होती है यहाँ पे बाई कैप्सिड वॉल्स होती है। जब आप इसको ऊपर से देखोगे ना, इसका ट्रांसफर सेक्शन काटोगे, अब तो हम सामने से देख रहे हैं, बट जब आप ऊपर से देखोगे तो वो वॉल्स ऐसे अरेंज होती है कि आपको उसमें ऐसे तीन गैप्स दिखेंगे, इसलिए उसको हम ट्राई कैप्सिड वॉल्स बोलते हैं। और यहाँ के सेक्शन में जब आप देखोगे, इसका देखोगे, तो वो दो वॉल्व सिर्फ ऐसे आती है, ऐसे अरेंज होती है, इसलिए हम उसको सिर्फ बाई कैप्सिड वॉल्स बोलते हैं। ठीक है, ये मच डिटेल्ड है, आप पढ़ना चाहो तो इसे डेफिनेटली पढ़ सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? इज द टॉपिक क्लियर? ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। 3:30 is already done, so we'll be, I think, I hope we can finish this chapter tomorrow. I hope so. ठीक है, चलो, we'll see you in the next class. Thank you so much for joining. Have a nice day ahead. Thank you. Goodbye.